सेक्स करने से पहले प्रोटेक्शन रख लेना 3 बार अलग अलग औरतों के साथ अलग अलग होटलों में पाया गया है। हर दूसरा आदमी कवि बना हुआ है, कुछ भी उसमें है या नहीं है, बस हमारे मन में जो आया हमने लिख दिया, वो कविता है। कविता में असल में कुछ ना कुछ अधकहा रहना चाहिए। स्त्रीवादी जो महिलाएं हैं जी। उन्हें ये बात खटकती है, उनका आक्षेप है ये महिला अब तक इस पुरुष के साथ कर क्या रही थी। जी। अगर ये पुरुष इतना ही दुख देने वाला है, शोषक है, इतने दुर्गुण है, हिंसा करता है, तो तुम क्यों बर्दाश्त कर रही थी। संभवतः ये प्रवृत्ति है जी। प्रवृत्ति है कि वो संबंध से उकता गया तो स्त्री भी तो उकताती है जी। ये भी बात हो सकती है कि पति जिस स्त्री के साथ प्रेमिका के रूप में उस प्रेमिका बना के उसको अपने साथ जोड़ता है, शायद वो भी अपने पति से तंग है। और सशक्त स्त्री वो है जिसे घर में निर्णय लेने में, हर चीज में जिसको बराबर की भागीदारी मिले, वो नारी सशक्तिकरण है। नारी सशक्तिकरण ये नहीं है कि हम शोर शराबा करें और हम जो पुरुष कर रहा है वो भी हम करें। नहीं, पुरुष में अगर दुर्गुण है तो हम भी वही करें। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी देश में स्त्री विमर्श को लेकर एक अलग तरह की चर्चा छिड़ी हुई है। चर्चा के पीछे का कारण यह है कि ज्योत्सना जी ने अभी एक कविता लिखी है जो स्त्री विमर्श को विमर्शित करती है। इसको लेकर देश दो धड़ों में बंट गया है। साहित्य समाज में कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं बीच में हम चर्चा करने के लिए आए हैं यहाँ पर पटना साहित्य जगत की सशक्त हस्ताक्षर भावना शेखर मैम के पास। इनकी एक कृति है, एक टीचर की डायरी, जो पूरे देश में फेमस है और जो इनके बच्चों के साथ अनुभव रहे हैं, जो एक टीचर के रूप में इन्होंने जो कुछ समझा और जो अनुभव रहा है उसकी सौगात इन्होंने समाज को इस साहित्य के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो इन अनुभवों से ये स्त्री विमर्श को किस रूप में देखती है और ज्योत्सना जी की जो कविता है उस कविता के बारे में क्या सोचती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को ज्योत्सना जी की जो कविता है उस कविता को पढ़कर सुनाएं और उसके बाद फिर चर्चा करें। कविता है, पति का हाथ पकड़कर उसकी प्रेमिका को सौंप आई एक पत्नी, बोली पकड़ो संभालो यह अब तुम्हारा हुआ। इसे गैस, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और बवासीर है। फला फला दवाइयाँ हैं, समय से देना। खाने में नमक ज़्यादा हो तो थाली फेंक देता है, तुम ख्याल रखना। हर रात पीठ दिखा कर सोता है, पूरी रात खर्राटे भरता है और गैस छोड़ता है। सुबह उठते ही फोन पे लगता है और रात में सोने से पहले तक फोन नहीं छोड़ता। तुमसे ही तो प्रेम खेलता है, थक कर फोन ही से छोड़कर बिस्तर पर गिर जाता है। तुम एडजस्ट कर लेना, कर ही लोगी। तुम्हारे व्हाट्सएप चैट पढ़ी मैंने, तुमने लिखा था आई लव यू, तो लव सब में क्या खर्राटे क्या गैस। नाक के बाल जिस ट्रिमर से काटता है उसे समय पर चार्ज करती रहना। तलवों की मालिश रोज करना वरना नींद नहीं आएगी। गाली देने में पीएचडी कर रखी है इसने, तुम्हें शायद 1-2 महीने न दे, पर जब बके तो गर्दन झुकाकर सुन लेना, वरना तो तुम्हें मार भी सकता है। ले जाओ इसे तुम जीत चुकी हो, परंतु सेक्स करने से पहले प्रोटेक्शन रख लेना। 3 बार अलग अलग औरतों के साथ अलग अलग होटलों में पाया गया है। बहादुर हो तुम, ठीक आदमी चुना तुमने। तुम्हें जो हार तोहफे में मिला है उसे मेरे पिता ने कर्ज लेकर बनवाया था। तुम पहनना, बेच न देना, पिता स्वर्ग से भी तुम्हें आशीष देंगे। पत्नियां अब कलेश नहीं कर रही, रोना पीटना मन्नते धागे कुछ नहीं कर रही। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पता चलते ही प्रेमिकाओं को सौंप कर आ रही। कोई कह रहा है वैसी औरतों को प्रेमिका नहीं कहते, उनके लिए कुछ और शब्द है। क्या शब्द है वो, उसका पहले पुल्लिंग वर्जन तो बनाओ पहले पुल्लिंग वर्जन और बताओ वैसे, यानी उस तरह के पुरुष को क्या कहते हैं। तो इस तरह की बात जो इन्होंने कविता में की, इसको लेके पूरे देश में विमर्श शुरू हो गया है। तो इसको जानने का कोशिश करते हैं कि भावना शेखर मैम जो साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर है क्या कुछ सोचती है। सबसे पहले मैम बताइएगा कि जो कविता में इन्होंने लिखा है इसमें कितनी हद तक सच्चाई है और आप इसको किस रूप में देखते। देखिए, आपने जिस कविता का जिक्र किया, 3 दिन पहले मैंने इसे सोशल मीडिया पर पढ़ा और मुझे काफ़ी हैरत भी हुई कि इस कविता को दनादन 20 लोगों ने शेयर करके वायरल कर दिया। और वायरल करने का मतलब यही है कि लोगों को पसंद आई।
और जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो काफ़ी लोगों ने इसकी प्रशंसा की, कुछ लोगों ने आलोचना भी की। और ऐसे भी हम देखते हैं हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक वस्तु जो है वो सबको समान रूप से भाए। तो इस कविता के बारे में जहाँ तक आप कह रहे हैं कि दो धड़ों में साहित्य समाज बट गया, या जो चर्चा छिड़ी है और जो एक प्रकार से ज़ुबानी जंग जो है हम देख रहे हैं फेसबुक पर, मैंने इसको 3 दिन पहले पढ़ा। उसके बाद आज आपने जब कहा कि मुझसे आप विचार लेंगे तो मैंने इसको एक बार फिर से देखा। मैंने महसूस किया कि इस पर जो दो तरह से इस पर आक्षेप लग रहे हैं, और दो तरह के आक्षेप में पहला आक्षेप तो ये है कि ये कविता है भी या नहीं जी, ये कविता की श्रेणी में आती है या नहीं आती है जी। और दूसरा ये है कि ये स्त्रीवादी जो विचारधारा की महिलाएं हैं वो इसका विरोध कर रही हैं कि स्त्री सशक्तिकरण के खिलाफ जाती है कविता। जी। तो मैं आपको पहली जो बात है कि कविता ये है या नहीं, इस पर मुझे याद आता है कि हमने जो पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है कॉलेज में अपने पाठ्यक्रम में, कविता की जो परिभाषा क्या है, यानी कविता जो विधा है, साहित्य की बड़ी सशक्त विधा, बहुत महत्वपूर्ण विधा है, उसे वो कहते किसे हैं। तो बहुत थोड़े में इतना ही हम मानेंगे कि जो शास्त्रीय परिभाषा है उसमें दो चीज़ें कविता में मानी गई हैं जो इसके आवश्यक अंग हैं। जो कविता का मूल्यांकन हम करते हैं तो उसमें दो मुख्य चीज़ें हैं, एक तो शब्द सौंदर्य, एक भाव सौंदर्य। जी। तो शब्द सौंदर्य और भाव सौंदर्य का जहाँ समीकरण होता है, संतुलित समीकरण, या चमत्कारी शब्द होते हैं, या बड़ा भाव की सघनता होती है, वो कविता कहलाती है। जी। अब देखिए, इस कविता पर बात करने के पहले मैं बता दूं कि 60 के दशक के बाद जो कविताएं आई, 60उत्तरी कविता जिसे कहते हैं, उसमें धूमिल, राजकमल चौधरी, मुक्तिबोध, उनकी कविताओं में तेवर पूरी तरह बदल चुके थे और यथार्थवादी कविताएं लिखी जा रही थी। तो उसमें पहली बार मुझे लग रहा है कि साफ गोई से, बेबाकी से, सपाट किसी बात को कह देना, ये पहली बार दखल हुआ कि कविता को घुमा फिरा के, सजा के नहीं कहना है, सीधे सीधे कह देना है। लेकिन एक बात है, उनकी इस सपाट कहने में भी काव्य सौंदर्य था। तभी वो कविताएं आज तक कालजयी कविताएं हैं, आज भी पढ़ी जाती हैं, सराही जाती हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, समकालीन जो हम देखते हैं कविता लिखी जा रही है, हर दूसरा आदमी कवि बना हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो भी कविता लिख रहा है उसमें किसी शास्त्रीय नियम का उसका कोई परिपालन नहीं हो रहा, भाषाई सौंदर्यता का ख्याल रखा जा रहा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी उसमें है या नहीं है, बस हमारे मन में जो आया हमने लिख दिया, वो कविता है। इस लिहाज से अगर मैं जोशना बनर्जी की इस कविता को कहूँ, इसमें कोरी सपाट बयानी है। जो बात है वो सीधे सीधे कह दी। और सच कहें तो मैं भी जितना अब तक कविताएं लिख चुकी हूँ, कविता में असल में कुछ ना कुछ अध कहा रहना चाहिए। कविता में सब कुछ कह दिया तो फिर अगर आपको सब कुछ कहना है तो फिर आप कहानी लिखिए, उपन्यास लिखिए। कविता में कुछ लिखा जाता है, कुछ छोड़ दिया जाता है। जैसे एक किसी के चेहरे पर आधा आवरण है और आधा ढका हुआ है, आधा खुला है, वो एक सौंदर्य होता है, उसमें सौंदर्य बोध। तो खैर, तो उस लिहाज से जोशना बनर्जी की कविता जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल सपाट है, सीधे सीधे वो कह रही है जो भी बात कहनी है। दूसरी बात ये है कि तब आजकल जो कविताएं ऐसी बहुत सारी लिखी गई हैं जिनका कथ्य बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा सशक्त है, भले ही शिल्पगत उसमें खूबियां नहीं है, कोई बिंब नहीं है, प्रतीक नहीं है, कोई कलात्मकता नहीं है, लेकिन उसका कथ्य इतना मारक है, इतना सशक्त है, तो उन कविताओं को पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, तारीफ हो रही है। उस लिहाज से जोशना की कविता मारक है, सशक्त है, क्योंकि वो अपने समय की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। और मुद्दा क्या है, उन्होंने क्या मुद्दा उठाया है, जो आधी आबादी का दुख है। और मुझे लगता है हर घर तो मुझे लगता है ज्यादा हो गया, ज्यादातर घरों में, बड़ी बड़े भवनों में औरत के आंसुओं को जज्ब करने वाला एक भीगा तकिया है। औरत के दुख जहां पर उस तकिए में आंसू जो हैं वो छिपे हुए हैं, जोशना ने उनको दुनिया को दिखा दिया है। और इसलिए वो स्त्रियां इसकी प्रशंसा कर रही हैं, क्योंकि
औरत का जो पति की बेवफाई से या जो उसके जुल्मों से जो वो जीवन गुजारती है, उसे सहती है, वो जब चुक जाता है तो फिर ऐसी कविता जन्म लेती है जी। अब देखिए, पुरुष की जो आखेटक वृत्ति है, आप भी मेरे सामने पुरुष बैठे हैं, लेकिन पुरुष की आखेटक वृत्ति को कमोबेश सब मानते हैं और उसके कारण वो जो विश्वासघात देते हैं पत्नी को, और हमारी जो पितृसत्ता के मतलब कहा जाए शोषण, पितृसत्ता के कारण जो शोषित होती है औरत, वो ऐसी औरतें भी उसमें आती हैं जी। जो बंद घरों में हैं, होंठ सी कर रहती हैं, लेकिन उनके मन में दुख का एक सागर है। तो जोशना ने उनके दुख का प्रतिनिधित्व किया है और कहा है कि जो मेरे पति की प्रेमिका है उससे मुखातिब होकर कहती है, तुम ले जाओ मेरे पति को, क्योंकि तुम उससे कुछ समय के लिए मिलती हो, उसके बहुत सुंदर रूप के साथ मिलती हो, सुंदर व्यवहार के साथ, पर वो उसका दूसरा पक्ष जो है वो तुम्हारे सामने नहीं है। वो मैं जानती हूँ, और उस पक्ष को सुन लो और उसके बाद तुम उसके साथ इसको अपनाओ। अगर प्रेम है तो अपनाओ। यहाँ मुझे लगता है कि जो हमारी स्त्रीवादी जो महिलाएं हैं उन्हें ये बात खटकती है, उनका आक्षेप है ये महिला अब तक इस पुरुष के साथ कर क्या रही थी जी। अगर ये पुरुष इतना ही दुख देने वाला है, शोषक है, इतने दुर्गुण है, हिंसा करता है, तो तुम क्यों बर्दाश्त कर रही थी? और आज अगर तुम ये बात खोली है तुमने, तो इसके पीछे मुझे जैसा लगता है कविता पढ़ के कि वो जो स्त्री है, दूसरी स्त्री, या तो ईर्ष्या का भाव है कि भाई देखो तुम जीत गई, मैं हार गई, लेकिन हारते हारते मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जो जीती हो वो घाटे का सौदा है, वो ठीक सौदा नहीं है। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि वो इसको इसलिए बता रही है कि शायद ये सब जानकर, ये जो बातें उद्घाटित कर रही है वो जानकर वो प्रेमिका उसको छोड़ दे, और छोड़ दे तो क्या होगा कि मेरा उजड़ता घर फिर से बस जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है स्त्रीवादी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दुख है कि तो फिर तुम दोबारा उसकी हिंसा झेलने के लिए उसके साथ रहना चाहती हो। तो ये जो है ये एक दुख है, यानी कि उसकी गलतियों को सुधारने की बात न होकर उसके सच्चाई को सिर्फ सामने वाली महिला के पास उजागर होकर, जैसा कि आजकल हम लोग समाज में देखते भी हैं कि एक पुरुष महिलाओं के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ डालता जाता है, जैसे आप इस कविता के माध्यम से देख रहे हैं। उसके बाद कहता है कि अब तुम पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही, क्योंकि उसके पास दिन भर की जिम्मेवारियां रहती है, घर की नौकरानी बनी रहती है, सारा घर संभालना, माँ बाप की सेवा करना, पुरुष का दवाओं का ख्याल रखना और पूरी जिम्मेवारी। और एक लड़की जो बाहर से आती है वो जिम्मेवारी लेस है, तो वो अपने आप को मेंटेन करती है और ये परिवार को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं खुद को पीछे रखती है। उसका खमियाजा महिलाओं को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। नहीं, मैं कहूँगी अनिल जी, आपकी बात जो है उसके साथ में कुछ और जोड़ूंगी। जो महिलाएं बहुत मेंटेन करती हैं, खूबसूरत हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं, कमाती हैं, तन मन और धन से जो पूरे परिवार को संभालती हैं, उनके पति भी बाहर जाकर जो हैं विवाहेतर संबंध जो स्थापित करते हैं, इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है पुरुष की संभवतः ये प्रवृत्ति है कि वो संबंध से उकता गया, तो स्त्री भी तो उकताती है। ये भी बात हो सकती है कि पति जिस स्त्री के साथ प्रेमिका के रूप में जो उस प्रेमिका बना के उसको अपने साथ जोड़ता है, शायद वो भी अपने पति से तंग है। तो कहने का मतलब यही है, ये विषय कहीं और चला जाएगा, इसलिए मैं यही कहूंगी, देखिए सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है, खामियां सब में है। और एक ढर्रे पर जीवन जीते जीते उकताहट होती है चीजों से। लोग अपने घर की सजावट बदलते हैं, अपनी वार्डरोब के कपड़े बदलते हैं, लेकिन हम रिश्तों को इस तरह नहीं बदल सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में, भारत में विवाह एक बहुत ही मजबूत संस्था है, और ये संस्था समाज की धुरी है, और ये संस्था है तभी हम आने वाली नस्लों को सही परवरिश दे सकते हैं। जो सिंगल पेरेंट है उनके लिए बच्चे को पालना खासा चुनौतीपूर्ण है, तो हमें विवाह संस्था को भी अगर बचाना है तो ये जो हम कपड़ों की तरह अगर जीवन साथी को, अपने कंपेनियन को बदलेंगे, तो मुझे लग रहा है समाज की व्यवस्था चरमराएगी। पहले परिवार चरमराता है फिर। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि स्त्री सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो स्त्री को
बिना दूसरी स्त्री को आक्षेप किए या उसको बताए या जल भूनकर उसे सारी पति की पोल खोले बिना वो अपने परिवार में रहते ही या तो अपने पति को अपनी सशक्त होकर वो प्रतिरोध दर्ज करे, उसको सुधारे, उससे पश्चाताप कराए तो संबंध जारी रखे, नहीं तो संबंध तोड़ दे। अब वो जमाना नहीं है कि पुरुष कहते हैं ना अब निर्भर नहीं है महिला। नहीं, अब पहले पुरुष पत्नी को छोड़ देता था, एक छोड़ी हुई औरत। अब वो दृश्य जो हैं हमारे उससे गायब हो रहे हैं। अब ये स्त्री सशक्त आज हो रही है कि वो पति को छोड़ेगी, पति उसको नहीं छोड़ेगा। एक फिल्म का मैं आपको ये देना चाहती हूँ उदाहरण, अर्थ फिल्म आई थी। इसमें ऐसी ही परिस्थिति थी जिसमें पत्नी को छोड़कर पति चला जाता है, लेकिन बाद में वहां से वो ठोकर खा के वापस आता है और ठोकर खा के वापस आता है तो पत्नी के पास कहता है मैं लौट आया हूँ, मुझे माफ कर दो। उसका अंतिम संवाद है गुड बाय इंदर, मतलब नो, वो दरवाजे बंद कर देती है। तो मुझे लग रहा है जब स्त्री ऐसी सशक्त होगी तब हम सचमुच उसको सशक्त मानेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सड़क पर जाकर झंडा उठाकर हम नारेबाजी करें, नहीं, हमें परिवार में पहले सशक्त होना है और हमें गलत चीज को ना गलत करना है ना होने देना है। और जब हमारे ऊपर कुछ गलत होता है उसी वक्त उसका प्रतिरोध दर्ज करना है। जब स्त्री अपने घर में पहली बार पति की हिंसा झेल लेती है तो पति सोचता है कि ठीक है, वो एक रास्ता खुल जाता है। फिर दूसरी बार, पहली बार वो सदमे में आती कि ये क्या हुआ, मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन दूसरी बार जब उसका पति हाथ उठाता है तो उतनी शॉक नहीं होती, वो सोचती है अच्छा दुख तो होता है उसे, फिर ये ढर्रा बन जाता है। मुझे लग रहा है पहली ही बार रोका जाना चाहिए। सिर्फ हिंसा की बात नहीं है, सम्मान की बात है, अधिकार की बात है। और सशक्त स्त्री वो है जिसे घर में निर्णय लेने में, हर चीज में जिसको बराबर की भागीदारी मिले, वो नारी सशक्तिकरण है। नारी सशक्तिकरण ये नहीं है कि हम शोर शराबा करें और हम जो पुरुष कर रहा है वो भी हम करें। नहीं, पुरुष में अगर दुर्गुण है तो हम भी वही करें। तो फिर तो मुझे प्रेमचंद की बात याद आती है। हाँ, उन्होंने कहा है कि क्या था कि अगर पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं तो वो देवता बन जाए, और स्त्री में अगर पुरुष के गुण आ जाएं तो वो उल्टा बन जाती है। हालांकि इसका गहरा अर्थ देखना चाहिए। उल्टा बन जाती मतलब दुष्चरित्र हो जाती है, यानी पुरुष के गुण आ जाए मतलब पुरुष के दुर्गुण आ जाए। तो पुरुष के दुर्गुण क्या है? दुष्चरित्रता। तो अगर पुरुष की वो भी सोचे कि टिट फॉर टैट करूं, तुमने ये किया मैं भी करूं, तो मैं, हर स्त्री निर्णय लेने के लिए आजाद है, अपने आजाद है, लेकिन मैं कह रही हूँ बदला लेने की मंशा से ना करके क्या पुरुष अपने सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए करना। और सबसे बड़ी बात है, स्त्री सशक्त तब होगी जब वो ये सीखेगी कि वो पुरुष के बिना भी रह सकती है। पुरुष, अब वो जमाना गया कि उसको पुरुष की छाया चाहिए। अब तो खुद वो अपने परिवार को छाया देती है। आप देखिए, बिना पुरुष की स्त्री परिवार को पाल लेती है, बिना स्त्री का पुरुष जो है उसकी गृहस्थी लड़खड़ा जाती है। स्त्री आज कहाँ हम बात करें, अब तो ये पुरानी बात हो गई। स्त्री मतलब फाइटर प्लेन उड़ा रही है, वो क्या नहीं कर रही है। पुरुष वो सब नहीं कर पा रहा जो स्त्री कर सकती है, लेकिन स्त्री वो सब कर रही है जो पुरुष कर रहा है। सेना तक में भर्ती हो रही है, देश की राष्ट्रपति बन रही है, सब कुछ हो रहा है। इसलिए पुरुष को अपनी थोड़े से बदलना है। और पुरुष अगर ये बात कह दे तो जोशना को ऐसी कविताएं ना लिखनी पड़े। फिर भी मैं जोशना बनर्जी को मतलब बधाई दूंगी। उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों के दर्द को खोल दिया, जो बंद कमरे में घुटन के रूप में था, सामने आ गया है। अभी एक हाईकोर्ट में बहस चल रही थी, तो अधिवक्ता महोदय ने पति से पूछा कि क्या आप अपने पत्नी को रखना चाहेंगे। इस पर उस कोर्ट की जो जज साहिबा थी, उन्होंने कहा कि रखना क्या चाहेंगे, वो स्त्री आपकी मतलब कोई वस्तु नहीं है जिसको आप रखेंगे, आप ये पूछिए कि साथ रहना चाहेंगे। तो ये भाषा होनी चाहिए। दोनों का अलग अलग एंटिटी है और दोनों का सम्मान है, दोनों की पहचान है और पहचान जीवित होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति किसी को रखे, कोई एक व्यक्ति किसी का पालन करे, ये आज के समय में सही नहीं है। और महिलाएं भी उतनी सशक्त बने कि अगर पुरुष साथ छोड़ने की धमकी दे तो वो उसी दिन से अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना पालन करे और अपने से जुड़े हुए लोगों को कहीं भी ठोकर खाने के लिए मजबूर ना होना पड़े, इतना
कितना सशक्त होने की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, पहले का जमाना कुछ और था। जो हमारे पुरुष हैं वो पितृसत्ता में वो सदियों से अपने बाप दादा परदादा को उसी रूप में देख रहे हैं और उनकी वही मनोवृत्ति है, उनका दोष नहीं है, उनकी भी कंडीशनिंग है। उन्होंने यही देखा है कि मैं घर का प्रधान हूँ और स्त्री है तो उसे बोलने का हक नहीं है, तुम शांत रहो, तुम चुप रहो, तुम रसोई घर देखो। लेकिन उन्हें ये समझना है कि आज स्त्रियां पुरुषों के हर क्षेत्र में सेंध ही नहीं लगा चुकी, अच्छी तरह से विजेता हैं वो हर क्षेत्र में। इसलिए पुरुष जो है वो स्त्री को मतलब अगर वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है तब भी अगर वो उसका पालन पोषण कर रहा है तो वो उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से, धार्मिक रूप से, हर रूप में, नैतिक रूप से वो उसको पालेगा। अगर हिंदू धर्म में तो सप्तपदी में ये कस्में खाई जाती हैं कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। स्त्री कसम नहीं खाती कि मैं पालन पोषण करूंगी, लेकिन बहुत स्त्रियां जो आज घर का पालन पोषण कर रही हैं, ऐसे बहुत लोगों को मैं जानती हूँ। दूसरा, पुरुषों को समझना है कि आज समाज में बहुत सारे टैबू, स्टिग्मा या जो एक प्रकार से ये बातें थी वो अब खत्म हो गई हैं कि कोई स्त्री है, विधवा है तो पुनर्विवाह नहीं कर सकती, अगर पति चला गया तो वो श्रृंगार ना करे, अगर तलाक हो गया तो उसको लोग बुरी नजरों से देखें। अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, कानून उसके साथ है। इसलिए पुरुषों को, स्त्री को जैसे अपनी माँ को आदर देते हैं, अपनी पत्नी को भी वैसा आदर देना है। अपनी माँ को देते हैं वैसे अपने बच्चों की माँ को भी देना है। तो अगर जिस दिन ये चीज आ जाएगी तो स्त्री को प्रतिरोध नहीं करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल है कोई व्यक्ति विरोध तब करता है जब उसकी बात सुनी नहीं जाती है। तो स्त्री को सुना जाए। आज स्त्री सवाल करती है, उसको उसके समुचित जवाब दिए जाएं तो घर में सुख शांति होगी और कोई ऐसा, और जिम्मेदारियों को निभाया जाए। अगर प्रेम करने का किसी से आपको प्रेम हो गया तो फिर कर्तव्य की बेड़ी में अपने पाँव को बांधिए, खुद को बांधिए कि जो आप कर रहे हैं वो स्त्री भी कर सकती है। और ऐसा हो रहा है समाज में। इसलिए परिवार को बचाना है, आपस में स्त्री पुरुष के प्रेम को बचाना बहुत जरूरी है। आज ये प्रेम जो खिलवाड़ हो गया है ना, इसकी रक्षा के लिए हमें स्वयं को अनुशासित करना होगा। तो मुझे लग रहा है यही जोशना की कविता पर मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा यही सब, स्वयं को अनुशासित करना होगा। और जो आज के समय में चीज़ें चल रही हैं उस रास्ते पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार के ढहने की संभावना है। तो स्त्री और पुरुष दोनों को समतावादी और सामंजस्य बैठाते हुए आगे चलने की प्रेरणा दे रही हैं हमारे साथ भावना शेखर मैम। आपने इनके शब्दों और विचारों को देखकर महसूस हुआ होगा कि क्या कुछ ये अपने छात्रों को पढ़ाती हैं और इनके जीवन से प्रेरणा लेने वाले सैकड़ों लोग हैं और उनके जीवन में भी बदलाव आया है। आपको हमारा यह खबर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कविता के बहाने ये सब कहने का मौका दिया और मुझे लग रहा है कि शायद मेरे विचारों से कुछ लोग सहमत होंगे और नहीं भी सहमत होंगे तो खैर नए नए विचार मिलने से हमारे विचारों में विकास तो होता ही है। हम जिंदगी में हमारा सोच जो है उसकी वृद्धि होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।